देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो लास्ट दिन का क्वेश्चन हम लोग का इनकम्प्लीट था, मतलब आधा कंप्लीट हुआ था। उसमें हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये पार्ट करना था, कैलकुलेट द मटेरियल लेबर सेल्स वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड सेल्स या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। अच्छा देखो कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैंने पहले ही बोला था अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता होगा तो ये आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में आएगा लेकिन ओवरऑल नहीं आएगा। 90% आ जाएगा, 10% थोड़ा सा लगेगा। देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने बोला है मेटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो मेटेरियल वेरिएंस जो है ना वो तीन तरीके का होता है नॉर्मली, इससे भी ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पर हम लोग वही तीन टाइप का ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट बोल रहे थे कि क्यों तीन टाइप का होगा वो तभी समझ में आएगा क्लियरली जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा। फिलहाल जो भी वेरिएंसेस निकल रहा है उसे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअली हम लोग निकालना चाहिए हमें मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मेटेरियल का कॉस्ट क्यों कम या ज्यादा हुआ, तो अगर हम लोग कॉस्ट का ही चेक करें तो देखो यहाँ पर बना हुआ है। हम लोगों ने सोचा था कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट लगा है 73,600 डायरेक्ट मेटेरियल का। लेकिन यहाँ पर देखो मेटेरियल कितने का परचेस हुआ था, बोल रहा है कि 78,400 किलो का मेटेरियल परचेस हुआ है। 1 किलो मेटेरियल 1 रुपीज में आता था, तो इतना मेटेरियल 1 रुपीज करके यानी 78,400 रुपीज का मेटेरियल जो है परचेस किया गया है। ठीक है, और रेट कितना है, ₹1। ठीक है, ये लेकिन एक्सपेक्टेड था, मतलब ये स्टैंडर्ड था, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हम लोगों ने मार्केट में जाने के पहले सोचा था कि मेटेरियल कितना करके मिलेगा 1, लेकिन मेटेरियल कितना करके मिला, कितना किलो मेटेरियल परचेस हुआ, 78,400। ठीक है, 78,400 किलो मेटेरियल परचेस हुआ और उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है, ये देखो यहाँ दिखे कितने का पेमेंट किया है, 73,600। तो पर यूनिट कितना करके परचेस हुआ पर किलो, एक्चुअली में सोचा तो था 1 रुपीज करके लेकिन एक्चुअली में कितना करके परचेस हुआ, डिवाइड करने से पता चलेगा। ये देखो, मतलब एक लाइन यहाँ रख देते फॉर्मूला लिखने के लिए। देखो हम लोगों ने सोचा था ₹1 पर किलो करके हमें मिलेगा, लेकिन हम लोग को मिला कितना, 73,600 रुपीज पे करके हम लोगों ने 78,400 किलो मटेरियल जो है परचेस किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड रेट, इसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअल रेट, एक्चुअली जो प्राइस में हमें मिला। तो डिफरेंस कितने का हो गया, पर किलो का सोचा तो 1 रुपीज करके, अब ये देखो डिफरेंस कितना करके हो रहा है, 73,600 डिवाइडेड बाई 78,400, यानी कितना हो गया, इतना 0.9 है, नहीं शायद मेरा डिवाइड गलत हो गया, फिर से करते हैं। 73,600 divided by 78,400, अच्छा इतना ही आ रहा है 0.9333। तो हमें कम में मिला, हम लोगों ने सोचा था 1 रुपीज करके मिलेगा लेकिन हम लोग को कम में मिला। ठीक है, तो कितना कम हुआ, -1 इस पे लगाते हैं पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा डिजिट इधर उधर है तो नेगेटिव दिख रहा है, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि 1 माइनस था। तो ये हम लोग का हो गया इतना, इतना हमारा फेवरेबल होगा। ठीक है, ये हम लोग का फेवरेबल सिचुएशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को सस्ते में मिला। फेवरेबल सिचुएशन हो रहा है क्योंकि हम लोग को सस्ते में मिला। ठीक है, अच्छा अब ये तो हम लोग को फेवरेबल हम लोगों ने देखा पर किलो के बेसिस पे, तो हम लोगों ने कितने किलो पे फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट किया, जितना परचेज किया, यानी 78,400 केजी, क्योंकि ओरिजिनली हम लोगों ने कितना परचेज किया 78,400, तो ये जो बचत हुआ वो कितने किलो पे हुआ, 1 किलो पे इतना पैसा, तो 78,400 पे कितना होगा, 4,800, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ये फॉर्मूला होता है। बाकी लॉजिकली बोलने से भी समझ में आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और भी ज्यादा लॉजिकली हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस।
ये सब नाम हमें कहीं नहीं पता है, लेकिन मटेरियल का जो भी वेरिएंसेस होता है वही हम लोग कर रहे हैं। यूसेज वेरिएंस मतलब कितना यूज करने का सोचा था और कितना यूज किया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कितना यूज करने का सोचा था मटेरियल, ये देखो यहाँ देखने से पता चलेगा। हम लोगों ने सोचा था 1 किलो के लिए 1 किलो, 1 यूनिट के लिए 1 किलो मटेरियल चाहिए, तो 72,000 यूनिट के लिए कितना किलो मटेरियल चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से? 72,000 किलो। 72,000 किलो, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड क्या था कि 1 यूनिट बनाएंगे तो 1 केजी मटेरियल चाहिए। हम लोगों ने बनाया कितना यूनिट? 72,000 यूनिट एक्चुअली में बनाया। और स्टैंडर्ड के हिसाब से इसी 72,000 यूनिट बनाने में कितना किलो मटेरियल चाहिए होगा? फिर 72,000 किलो। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली कितने मटेरियल खरीदा है? 78,400। मतलब हम लोग का क्वांटिटी ज्यादा जरूरत हुआ, जितना सोचा था उससे ज्यादा, यानी ये हम लोग का एडवर्स सिचुएशन है। तो कितना ज्यादा हो रहा है माइनस करके देखेंगे, 72,000 माइनस 78,400, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 6,400। 6,400 ये आंसर केजी में आ रहा है, लेकिन हमें हर एक वेरिएंस रुपीस में निकालना पड़ता है। तो इनटू यहाँ पर कौन सा रेट होगा? यहाँ पर हमेशा लगता है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। उसका रीजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बताएंगे कि क्यों यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट ही लगता है, एक्चुअल रेट क्यों नहीं लगता है। इसका छोटा सा रीजन अगर बताए कि स्टैंडर्ड रेट फ्लक्चुएट नहीं करता, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड रेट से मेजर किया जाता है, एक्चुअल रेट से नहीं किया जाता है। तो इंटू वन, स्टैंडर्ड रेट जो है इंटू वन होगा। 1 रुपीज था तो 6,400 ये मेरा फेवरेबल आया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस में क्या है? कितना खर्चा होने वाला था, कितना खर्चा हुआ, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा इस प्रोडक्शन में, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट का कितना खर्चा हुआ है एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। देखो एक्चुअली हम लोग का कितना कॉस्ट लगा है वो तो देखो यहीं पर दिखेगा। एक्चुअल कितना कॉस्ट लगा है? 73,600, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो हम लोग का कितना चाहिए था? 72,000, ठीक है। तो 72,000 और 70 मतलब एडवर्स सिचुएशन है। 72,000 माइनस 73,600, तो ये हो जाएगा 1600 एडवर्स, ठीक है। तो ये तीन वेरिएंसेस हम लोगों ने निकाल लिया। और क्या होता है, कॉस्ट क्यों वेरी करता है ना, एक्चुअली ये जो टोटल कॉस्ट, ये जो 1600 है, ये हम लोगों का प्राइस और इसका टोटल करने से आ जाएगा। देखो 6,400 फेवरेबल, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4,800 फेवरेबल। तो 6,400 और 4,800 को ऐड करो, देखो। अच्छा, ये दोनों ही फेवरेबल, ये एडवर्स आया था, ये एडवर्स आया है। हाँ, ये वाला तो एडवर्स आया था, ये मैंने गलती से फेवरेबल लिखा है, ठीक है। ये मेरा लॉस हुआ ना, क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी यूज किया जबकि। तो ये देखो 6,400 का एडवर्स और 4,800 का फेवरेबल, यानी कि हम लोग का 1,600 का क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर भी 1,600 का एडवर्स आया। इसका रीजन यही है कि कॉस्ट दो वजह से वेरी कर सकता है, या तो प्राइस मार्केट में चेंज हो गया, या फिर हम लोग का क्या हो गया, हम लोगों ने ज्यादा यूज किया। मेरा खर्चा ज्यादा कब हो सकता है? या तो मार्केट में उस चीज का ही दाम बढ़ गया था मैंने जो सोचा था उससे, या फिर मैंने जितना यूज करने का सोचा था उससे ज्यादा यूज कर लिया। इसीलिए कॉस्ट जो है वो प्राइस और जो वॉल्यूम या फिर बोले तो यूसेज, इसका एडिशन होता है कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं लेबर वेरिएंस निकालने बोला था। तो लेबर का हम लोग क्या क्या निकालेंगे? वही तीन चीज मेनली निकालेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। लेबर का रेट वेरिएंस मतलब लेबर को कितना करके देने का सोचा था और कितना करके देना पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो देखो लेबर को यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। जैसे हम लोगों ने प्राइस का किया सेम उसी तरीके से, वहां पर हम लोगों ने प्राइस लिखा, यहाँ रेट लिखा। वहां भी चाहो तो प्राइस लिख सकते हो, बट लेबर में प्राइस नहीं लिखते, उसको रेट ही लिखते हैं। इनटू हो जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क। जैसे हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज किया था, एक्चुअल आवर्स वर्क होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी इजीली समझ सकते हैं।
लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या था, 1 आवर का कितना था, 1.50 करके था, ठीक है। ये देखो 1.50, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली कितना करके पड़ा लेबर का खर्चा, बोल रहा है कि लेबर ने 70,400 आवर्स जो है काम किया और हम लोग को उसके बदले पेमेंट कितना करना पड़ा, एक्चुअली में 1,04,800। तो 1,04,800 रुपीज का हमें पेमेंट करना पड़ा जब लेबर ने काम किया है 70,400 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग का पर आवर का कितना लेबर को पेमेंट आया, हम लोग निकाल सकते हैं 1,04,800 डिवाइडेड बाय 70,400, यानी ये कुछ आ रहा है 1.48, मतलब कम फेवरेबल होगा, ठीक है। हम लोगों ने तो 1.5 सोचा था, लेकिन हमारे लिए तो कम ही आया। इनटू कर देंगे एक्चुअल आवर्स वर्क जो कि है 70,400, तो देखते हैं कितना आता है। फेवरेबल होगा, इतना तो समझ में आ गया, फेवरेबल 800 फेवरेबल। कैलकुलेटर में पूरे डिजिट को रहने दो, उसको हटाओ मत, अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा ना कि ये राउंड में आंसर नहीं आएगा, जो भी पॉइंट आ रहा है उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसको डिवाइड करने से काफी सारा पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहा है, उसको रहने दो। -1.5 डायरेक्ट 70,400 करने पे हमें यहाँ पर 800 का आंसर मिलेगा, नहीं तो पॉइंट में आंसर मिलेगा। अच्छा, अब लेबर रेट वेरिएंस के बाद अब देखो लेबर का कॉस्ट क्यों वेरी कर सकता है, या तो लेबर ने जो हम लोगों से पेमेंट लिया पर आवर वो ज्यादा ले लिया, या फिर हम लोगों ने क्या क्या हुआ, लेबर जो है कम एफिशिएंट है, उसने जितना टाइम में जितना काम करना चाहिए था उससे कम किया, तो उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, तो एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, आवर्स बेसिस पे, कितना आवर्स काम करना था और एक्चुअली कितने आवर्स उसने काम किया, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, इन देखो वही मटेरियल के तरह ही है, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो कितना टाइम काम करना था, देखो 72,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 1 यूनिट प्रोडक्शन करने में 1 घंटा लगेगा, कैसे पता चला था, क्योंकि 1 घंटे का पेमेंट उसे 1 यूनिट के लिए किया जाता है। तो 72,000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे 72,000 आवर्स काम करना चाहिए था, लेकिन उसने किया कितना है, 70,400, ठीक है। तो 70,400 यानी ये मेरा क्या होगा, ये मेरा फेवरेबल, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम काम किया है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 1.50, तो कितना ज्यादा किया है इनटू 1.50, तो 70,400 आवर्स में उसने काम करके दिखाया, जो काम उसे 72,000 आवर्स में करना था, तो उसने टाइम का बचत किया, तो 2,400 हम लोग का हो जाएगा फेवरेबल। जो काम 72,000 आवर्स में होना था वो 70,400 आवर्स में हो गया, लेकिन ये सिर्फ डिफरेंस निकालने से आवर्स में आता है, हमें प्राइस में निकालना होता है हर एक वेरिएंसेस को, तो इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो कि इन दोनों का टोटल होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस वही मटेरियल के तरह ही होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअली लेबर को कितना पेमेंट हुआ है, एक्चुअली 1 लाख कुछ ऐसा, 1,04,800 का पेमेंट हुआ है, ठीक है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर को पेमेंट कितना मिलना चाहिए था, वो देखो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर को कितना पेमेंट होना चाहिए था, 1,08,000, लेकिन पेमेंट करना पड़ा 1,04,800, तो 1,08,000। तो ये हम लोग का फेवरेबल ही हुआ, कम पेमेंट करना पड़ा, तो 1,08,000 माइनस 1,04,800, तो ये हो जाएगा 3,200 फेवरेबल। अब इसका आंसर जो है इन दोनों को ऐड करने से वही आना चाहिए, 800 और 2,400 फेवरेबल दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3,200 फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें कौन सा वेरिएंस निकालना है, देखो सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये देखो लेबर और मटेरियल निकल गया, सेल्स प्राइस, ठीक है। चलो सेल्स प्राइस निकालते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस, मतलब सेल प्राइस कितना सोचा था कितना हुआ, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने सोचा था कितना सेल प्राइस होगा, देखो स्टैंडर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने बनाया यहाँ पर, देखो सेल हम लोगों ने कितना करके सोचा था, 4 रुपीज करके करेंगे, लेकिन एक्चुअली में किया कितना करके वो तो देखने से पता चलेगा। ये देखो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 72,000, चेक करके देखो कितना करके किया, ये कुछ 3.88, मतलब 4 रुपीज से कम ही किया है, मतलब एडवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड रेट तो 4 है, एक्चुअल रेट आया है 3.888 के ऊपर मैंने ऐसे बार लगा दिया, मतलब ये 8 जो है कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में है, लेकिन ये तो मेरा 1 किलो का आंसर आया। ऐसा मैंने कितना किलो बेचा है तो टोटल सेल्स वेरिएंस पता चलेगा। ऐसा मैंने 72,000 किलो जो है प्रोडक्शन किया है और सेल किया है, तो इंटू 72,000, तो -4 इंटू, जैसे पूरे कैलकुलेटर में जो भी डेटा है उसको रहने दो और उसके साथ करोगे तो डायरेक्ट आंसर जो है आएगा 8,000, नहीं तो पॉइंट पॉइंट में आएगा 8,000 हो जाएगा एडवर्स। ठीक है, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस बोल दिया है, तो क्योंकि हमें बोला नहीं कि सेल्स वेरिएंस निकालो, सेल्स वेरिएंस में 2-3 तरह का वेरिएंस होता है, डायरेक्टली बोल दिया है सिर्फ प्राइस वेरिएंस निकालो, तो इसीलिए मैंने सिर्फ प्राइस वेरिएंस निकाला है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बोला है वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो पहले लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका आंसर ऐसे होता है, देखो, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो देखो हम लोग तो हमेशा कंपेयर स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का ही कर रहे हैं, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मेरा कितना है वो तो मुझे क्वेश्चन में यहाँ देखने से पता चलेगा। ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ, या फिर क्वेश्चन में देखेंगे तो भी पता चलेगा। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पर दिखेगा, कितना है 37,600। ठीक है, अच्छा अब रिकवर्ड का मतलब एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, हम लोग एस्टिमेटेड वे में तो पहले प्रोडक्ट में रिकवर करने का कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन करने का सोचा है 72,000 एक्चुअल में, और रिकवरी रेट हम लोगों ने कितना रखा था, रिकवरी रेट हम लोगों ने रखा था वेरिएबल ओवरहेड का 0.50। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है 0.50। तो अगर हम लोग 72,000 यूनिट सेल करना चाहते हैं और रिकवरी रेट अगर हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड कर रखा था 0.50, इसका मतलब हम लोगों का रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना है 36,000, मतलब इतना हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने 37,600 चार्ज करना पड़ा हम लोगों को, यानी एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो 1,600 ये हम लोग का क्या हो जाएगा एडवर्स, मतलब हम लोग का एस्टिमेशन जो है वो सही नहीं हुआ, हम लोगों का 50% के अकॉर्डिंग 36,000 रिकवर हुआ, जबकि रिकवर करने का जरूरत था 37,600, तो एक्सपेंडिचर में एडवर्स वेरिएंस आया 1,600। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा अब इसमें लेकिन यूनिट बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट के साथ नहीं चलता है, तो हम लोग देखेंगे कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना सोचा था और एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी हम लोग को क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ये देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 40,000 और एक्चुअल है 39,200, तो हम लोग का फेवरेबल है, कम लगा 800 फेवरेबल। ठीक है, 800 फेवरेबल हो गया। और लास्ट हमें एक वेरिएंस निकालने बोला है सेल्स प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम, ये देखो सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम ब्रैकेट में प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, मतलब सेल करके हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट हम लोगों ने कितना सोचा था और कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो बजटेड हम लोगों ने कितना सेल किया है, यानी बजटेड क्वांटिटी कितना सेल करने का सोचा था और कितना सेल हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 80,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया 72,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल। और हम लोग का जैसे स्टैंडर्ड रेट लगता है ना, जब भी वॉल्यूम का बात आता है अगर देखे तो हमें स्टैंडर्ड रेट लगता है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हमारा लगेगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो है पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो देखो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये कितना था यहाँ पर हम लोग को दिखेगा, ये देखो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये कॉलम बना हुआ है। नेट प्रॉफिट ये देखो 0.50। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इतना था, तो 0.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का
8000 हम लोगों ने जितना सोचा था उससे 8000 यूनिट कम सेल किया है, तो हम लोगों को पर यूनिट पे 50 पैसे के हिसाब से 4000 रुपीज का कम प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा, यानी ये मेरा एडवर्स होगा। ठीक है, ये मेरा एडवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये ही एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बाकी था इसमें। अच्छा, इसके बाद हम लोग रेशियो वाले पॉइंट में जाएंगे जो कि इलस्ट्रेशन 7 है, ये वाला। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग को रेशियोज जो है वो सीखना पड़ेगा कि रेशियोज क्या होता है। बजटेड रेशियो। अच्छा, इसके लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद जो है बुक का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो एग्जांपल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बजटेड कंट्रोल रेशियो। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली रेशियो का मतलब क्या होता है? मैथ्स में रेशियो का मतलब होता है जब हम लोग दो डेटा को फ्रैक्शन के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी दो डेटा को, हाँ ये वाला लास्ट टॉपिक, और एक क्वेश्चन और भी करवाएंगे, एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है वो करवाएंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बजटेड कंट्रोल रेशियो में, देखो बजटेड कंट्रोल रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि अगर हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं, देखो मैथमेटिकली रेशियो का मतलब x बाई वाई फॉर्म में लिख लिया, तो ये हम लोग का क्या हो गया? रेशियो। ठीक है, 2/3, इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखना है तो 2:3 लिखेंगे। रेशियो क्या होता है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर डेटा। ठीक है, अब दो ही रेशियो होता है ऐसे जरूरी नहीं, मल्टीपल रेशियोज भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे तुम लोग रेशियो किए भी हो, करंट रेशियो, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, ये तो 11-12 में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल रेशियो सीखना है। कंट्रोल किस चीज को करना है? ये रेशियोज को आइडेंटिफाई करके हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? एक्टिविटी या फिर ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का एक्टिविटी या फिर ऑपरेशंस को हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या रेशियो में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा 5-6 रेशियो। उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल से रेशियोज को समझते हैं। तो 4 कॉलम होगा, पहला लिखना है मैक्सिमम आवर्स, और इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। मैक्सिमम आवर्स, फिर लिखो बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, फिर लिखो स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 1 क्वेश्चन इक्वल 1 आवर। तो हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया है? हम लोगों ने जो है स्टडी का प्लान किया है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि एक क्वेश्चन करने में हम लोग को कितना टाइम लगता है। एक क्वेश्चन करने में हम लोग को 1 घंटा लगता है। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, उसके हिसाब से प्लान किया गया है। मैक्सिमम आवर्स का मतलब हम लोग मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कितना घंटा पढ़ सकते हैं, यानी अगर हम लोग चाहे तो कितना पढ़ सकते हैं। तो मान लो कि अगर तुम लोग चाहो तो 10 घंटा पढ़ सकते हो। ठीक है, 10 आवर्स। ठीक है, तो 10 आवर्स तुम लोग पढ़ सकते हो। 10 आवर्स में कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 आवर लगेगा तो 10 आवर्स में कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा? 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बजटेड आवर्स का मतलब क्या है कि हम लोग इतना टाइम काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो कुछ और भी हो सकता है। ये मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने प्लान क्या बनाया कि नहीं, 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कितना घंटा पढ़ेंगे? मान लो कि तुम लोग सोच रहे हो 10 घंटा पढ़ के क्या करें, हम लोग कितना पढ़ेंगे? 8 घंटा। ठीक है, और 8 घंटे में कितना क्वेश्चन बना लोगे? 8 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये है तुम लोगों का कैपेसिटी। ये तुम लोगों ने क्या बनाया है? प्लान। प्लान, ठीक है, कैपेसिटी के कैपेसिटी से कम का ही प्लान बनाए, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और भी हो सकता है। जो प्लान करते हैं हमेशा वही हमें आउटपुट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। यानी एक्चुअल का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने मतलब बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये सब तो एस्टिमेटेड है। ये कौन सा एस्टिमेटेड है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना प्लान कौन से बेसिस पे बनाया? 8 आवर्स के बेसिस पे। और एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ाई कितना घंटा किया? एक्चुअली हम लोगों ने मान लो पढ़ाई किया है
4 आवर्स, ठीक है। लेकिन 4 आवर्स में हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था 4, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया है 6 क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है, इसका मतलब हम लोग क्या है, एफिशिएंट ज्यादा है। हम लोगों ने सोचा था एक क्वेश्चन 1 घंटे में लिखेंगे, लेकिन मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, मैंने ये एग्जाम्पल है, मैंने अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग किया कि 4 घंटे हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ाई किया और उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब ये स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउट। इसका एक्चुअली मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब यही 6 क्वेश्चन को करने में आउटपुट क्या है, 6 क्वेश्चन। इसी 6 क्वेश्चन को करने में स्टैंडर्ड के बेसिस पे, मतलब हमारा जो प्लानिंग है उसके बेसिस पे हमें कितना टाइम लगना चाहिए था, 6 घंटा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कितना घंटा में काम कर लिया, 4 घंटे में 6 क्वेश्चंस कर लिया। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 घंटे में हम लोगों ने 6 घंटा का काम कर लिया, ठीक है। 4 घंटे में ही 6 घंटे का काम कर लिया। ये हो गया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखने से तभी हम लोग रेशियोज को कर पाएंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या क्या रेशियो बन सकता है। अगर हम लोग ये दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। ये दोनों चीजों को कंपेयर करने से हमें मिलेगा एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। और ये दोनों चीजों को कंपेयर करने से हमें मिलेगा एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। देखो ये लॉजिक है, लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं, पहले एफिशिएंसी वाला समझाते हैं, ये एकदम आसानी से समझ में आएगा। हम लोगों ने अगर 6 घंटे का काम 4 घंटे में कर दिया, क्योंकि मुझे 6 क्वेश्चन करना था तो मुझे 6 घंटे चाहिए थे, मैंने 4 घंटे में कर दिया। तो इससे क्या पता चलेगा, ये दोनों को कंपेयर करके कि हम लोग क्या है, एफिशिएंट है। अच्छा, अब हम लोग एफिशिएंट ज्यादा है कि कम है, 100% से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ऑब्वियसली 100%, क्योंकि अगर 6 घंटे में 6 क्वेश्चन करेंगे तो 100% एफिशिएंट, लेकिन 6 क्वेश्चन को 4 घंटे में करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मोर देन 100% एफिशिएंट है। हम लोग का एफिशिएंसी लेवल क्या है, 100 से ज्यादा है। अगर मुझे आंसर जो है 100 से ज्यादा चाहिए तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको रटने से बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर्मूला, इसीलिए हम समझा के बोल रहे हैं। हम लोग क्या लिखने से, देखो हमें आवर्स में हमेशा डिवाइड फॉर्मेट पे आवर्स को पुट करना पड़ेगा। क्या हमें 4/6 लिखना चाहिए, 6/4? क्या लिखने से हमारा 100 से ज्यादा आएगा, 6/4। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 आवर्स बाई 4 आवर्स। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स। तो ऐसे करके याद रखने से याद हो जाता है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा मेरा 6 और एक्चुअल आवर्स हो जाएगा मेरा 4, इनटू 100 करने से कितना हो जाएगा, ये हो गया 150%। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 50, 50 इंटू 3, हाँ 150%। हम लोग कितने परसेंट एफिशिएंट हो गए, 150। एफिशिएंसी कैसे सोचेंगे कि हम लोगों ने अगर 6 घंटे का काम 4 घंटे में कर दिया, ऑब्वियसली एफिशिएंट है, मोर देन 100%। अगर मोर देन 100% है तो मुझे कौन सा बाई कौन सा लिखना चाहिए, 6/4 या 4/6? 4/6 लिखने से तो 100 से कम आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 6/4। 6 मेरा क्या है, स्टैंडर्ड आवर, और 4 मेरा क्या है, एक्चुअल आवर्स। तो ये फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से समझ के हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या है, एक्टिविटी रेशियो का मतलब हम लोग का टारगेट क्या था, क्या हम लोगों ने वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। हम लोग का टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि 8 घंटे में 8 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था टारगेट क्या है, 8 घंटे में 8 क्वेश्चन को करना। और हम लोगों ने ये टारगेट किस तरीके से अचीव किया, देखो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड क्या फिक्स्ड किया है, देखो स्टैंडर्ड क्या फिक्स्ड किया कि 6 घंटे में कितने क्वेश्चन बनेंगे, 6 क्वेश्चन। और बजट क्या था कि 8 घंटे में कितना क्वेश्चन बनेगा, 8 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था 8 घंटा काम होगा, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग का कितना घंटा काम हो रहा है, 6 घंटा। तो एक्टिविटी मतलब हम लोग कितने एक्टिव है वो हमें पता करना है। तो हम लोग एक्टिव कैसे हैं, 8 घंटा काम करना था, किया कितना हम लोगों ने, ये एक्चुअल नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो 8 घंटे का बजट बना था, लेकिन हम लोगों ने कितने टाइम का जो है एग्जीक्यूट
जो 6 क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने में हमारा स्टैंडर्ड कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स। तो इसका मतलब हम लोगों ने कम टाइम काम किया, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने 8 आवर्स और 6 आवर्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग कितना एक्टिव है, तो देखो हम लोगों को 6 क्वेश्चन बनाने में 6 घंटा लगना चाहिए था। ये अलग बात है कि हम लोगों ने एक्चुअली 4 घंटा किया, लेकिन एक्टिविटी रेशियो हमें एक्चुअल आवर्स के साथ कंपेरिजन नहीं देता है। एक्टिविटी रेशियो हमें ये बोलता है कि टारगेट क्या था और वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो टारगेट तो 8 घंटा पढ़ने का था, लेकिन हम लोग कहां पर आके रुक गए, 6 घंटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कम टारगेट अचीव किया। तो अगर कम किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8/6 या 6/8, क्या करने से मेरा कम आंसर आएगा, ऑब्वियसली 6/8। तो मुझे 6/8 करना पड़ेगा। तो 6/8 मतलब स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। तो ये हो जाएगा 6/8 इंटू 100। तो 6/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6/8 इंटू 100, ये हो जाएगा 75%, ठीक है। ये एक्टिविटी रेशियो ऐसे भी होता है, और एक तरीके से भी हम लोग एक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्टैंडर्ड बाय बजट है इसीलिए, बाकी एफिशिएंसी समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और एक तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। एक्टिविटी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग रेशियो देखेंगे कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो वो कैसे कंपेयर होता है। देखो, एक तो हम लोग ये मैक्सिमम बजट, मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब ये दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक जो है ये दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। बजटेड और एक्चुअल नहीं, यहां से लाइन लेना पड़ेगा, बजटेड के साथ एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक मैक्सिमम के साथ एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं। मैक्सिमम के साथ एक्चुअल का हम दिखा देते हैं यहाँ पर एरो। देखो, एक हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा मैक्सिमम के साथ बजटेड आवर्स का, ठीक है। दूसरा हम लोग कंपैरिजन करेंगे बजटेड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का, ठीक है। और एक हो जाएगा मैक्सिमम आवर्स के साथ हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स का, ठीक है। हमें फॉर्मूला जो मतलब जो नाम है रेशियोज का वो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, बस हमें कंसेप्ट समझना है। तो पहला देखो, ये जो कंपैरिजन वाला है इसका नाम क्या है, ये वाला, ये इसका नाम है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, इसका मतलब क्या है, देखो किन दोनों को कंपेयर करने से पता चलेगा, मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स, ठीक है। इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो मतलब कैपेसिटी कितना है हम लोग का, मैक्सिमम 10 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग उसमें कितना आवर्स का प्लान बना रहे हैं, 8 आवर्स। तो कम कम है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 8/10, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स divided by maximum hours into 100, divided by maximum hours into 100। तो ये हो जाएगा 8/10 into 100, यानी कि 80%, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये वाला कंपैरिजन देखें, ये यहां से एरो लगाए, मतलब ये दोनों का मैक्सिमम आवर्स और एक्चुअल आवर्स का अगर कंपैरिजन करते हैं, मैक्सिमम आवर्स और एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन करने से हमें मिलता है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो मतलब हम लोगों का कैपेसिटी कितना है, 10 आवर्स, उसमें हम लोगों ने एक्चुअली कितना टाइम काम किया, 4 आवर्स किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला, मैक्सिमम आवर्स ऊपर क्या आ जाएगा, बजट की जगह एक्चुअल आवर्स, बजट की जगह एक्चुअल आवर्स इंटू 100, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/10 इंटू 100, यानी 40%। तो देखो ये सब रेशियो याद, सिर्फ एक्टिविटी को छोड़ दोगे तो बाकी सब इजीली याद होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, मतलब हम लोग का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, और हम लोगों ने अपना प्लानिंग किस बेसिस पे किया। और यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, एक्चुअली हम लोगों ने, ये तो काफी आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअली कितने आवर्स काम किए, ये हो गया। अब ये कंपैरिजन, ये वाला, ठीक है। ये कंपैरिजन में क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका लिखो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, बजटेड कैपेसिटी रेशियो, ठीक है।
तो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, मतलब बजटेड कैपेसिटी क्या था और उसमें से हम लोगों ने एक्चुअल कितना यूज किया। तो बजटेड कैपेसिटी कितना था 8 आवर्स, यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूज किया 4, तो हम लोगों ने कम यूज किया। ठीक है, तो मुझे कम में अगर आंसर चाहिए तो 4/8 लिखना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स इंटू 100, 4/8 इंटू 100 यानी 50%। ठीक है, अच्छा देखो फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। और लास्ट और एक वेरिएंस है कैलेंडर रेशियो। हम फिर से एक बार बता देते हैं, हम लोगों का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, हम लोगों ने बजट क्या बनाया, एक्चुअली में क्या परफॉर्मेंस किया, और उसी परफॉर्मेंस को बजट के हिसाब से करने में हमें कितना टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एफिशिएंसी रेशियो। क्या हम लोग ज्यादा एफिशिएंट है? हाँ, ये एग्जाम्पल तो मैं बता रहे हैं हम लोग ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हम लोगों ने 4 घंटे में 6 घंटे का काम कर दिया। तो हम लोग का आंसर फिर 100% से ज्यादा होना चाहिए, यानी 6/4। तो ये दोनों को कंपेयर करने से पता चलेगा कि एक्चुअली मैंने 6 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लिया और स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता। तो मेरा आंसर आ जाएगा 150%। अब अगर हम लोग बाकी हम लोग 3 कैपेसिटी वेरिएंस देखेंगे, एक है मेरा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, एक है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, और एक है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। स्टैंडर्ड कैपेसिटी का यूसेज, स्टैंडर्ड कैपेसिटी का यूसेज, बजटेड कैपेसिटी का यूसेज, और है एक्चुअल कैपेसिटी का यूसेज। तो देखो मैक्सिमम मेरा हर जगह पे क्या आएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा कितना है 10 आवर्स। उसमें से मैंने अपना स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया है, मैंने अपना स्टैंडर्ड 8 आवर्स फिक्स किया है, मतलब जो मेरा बजटेड है। एक्चुअल कैपेसिटी मैक्सिमम रेशियो, मतलब मेरा मैक्सिमम कितना है 10 आवर्स, और एक्चुअल कैपेसिटी मैंने कितना यूज किया है 4 आवर्स, तो ये देखो 4/10। अच्छा यहाँ पर देखो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी कितना है 8 आवर्स, उसमें से मैंने एक्चुअली कितना यूज किया है 4 आवर्स, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4/8 आवर्स। ठीक है, और एक लास्ट होता है कैलेंडर रेशियो, वो भी बता देते हैं। कैलेंडर रेशियो, कैलेंडर रेशियो कैलेंडर रेशियो में जैसे यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, एग्जाम्पल बना लेते हैं, छोटा सा ही होगा। पर्टिकुलर्स में डेज लिखेंगे, बजटेड डेज 20, एक्चुअल 18। तो कैलेंडर रेशियो क्या होगा, तो देखो कैलेंडर रेशियो क्या बताता है डेज के हिसाब से। तो हम लोगों ने सोचा था 20 डेज काम करेंगे, लेकिन किया 18 डेज। तो हम लोगों ने कम किया कि ज्यादा किया, कम किया। तो कम किया तो कितना बाई कितना लिखना पड़ेगा, 18/20 या 20/18, 18/20। तो यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल बाई बजटेड, एक्चुअल डेज बाई बजटेड डेज, एक्चुअल डेज बाई बजटेड डेज इंटू 100। तो एक्चुअल डेज है 18, बजटेड डेज है 20 इंटू 100, 90%। ये आ जाएगा कैलेंडर रेशियो, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये 7th वाला, देखो एक बार ट्राई करके देखो। हमें क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, क्या क्या रेशियो निकालने बोला है, सभी रेशियो दिया, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। अब हम लोग को यहाँ पर डिटेल्स क्या दिया है, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड काम करने का क्या इन्होंने ठीक कर रखा है, बोल रहा है कि 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक, मतलब 1 वीक में कितना दिन काम होगा 5 दिन, और एक दिन में कितना घंटा काम होगा 8 घंटा। फिर बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी, कितने इंप्लॉय को हम लोग अपने जगह पे काम करवा सकते हैं 50 इंप्लॉइज। ठीक है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, लेकिन एक्चुअली वर्किंग हम लोग 50 लोगों को काम पे रख सकते हैं, मतलब काम करवा सकते हैं एक ही टाइम पे, लेकिन एट ए टाइम हम लोगों ने कितने लोगों को रखा है 40 इंप्लॉइज को। एक्चुअल आवर्स, अब देखो ये सब लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक 6400, मतलब एक्चुअली एक्सपेक्टेड बोला है, एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं बोला है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि एक्चुअली 4 वीक में कितने आवर्स काम होगा 6400। ये हुआ नहीं है, ये क्या है
एक्सपेक्टेड, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक। 4 वीक में स्टैंडर्ड आवर्स कितना काम हो सकता है? 8000 आवर्स। लेकिन एक्चुअली में 4 वीक में कितने आवर्स काम हुए हैं? 6000 आवर्स। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअली इतने घंटे काम हुए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, एक्चुअली स्टैंडर्ड आवर्स अर्न कितना हुआ है? 7000 आवर्स। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक। ये सारा का सारा डेटा कितने वीक का दिया हुआ है? 4 वीक का। चाहे किसी भी रिगार्डिंग आंसर मतलब हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। इन दिस पीरियड देयर वाज ए वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। तो कोई नेशनल इवेंट था तो एक दिन हॉलीडे भी हुआ था, ठीक है। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। उसके बाद हमें ये रेशियोज बनाने दिया है। तो सबसे पहले जो 4 कॉलम मैंने बनाया है वो तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। ये जो भी डेटा है उससे ये 4 चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉलम बना लो, मैक्सिमम आवर्स निकालना पड़ेगा, पढ़ के समझ के कि मैक्सिमम आवर्स कितना है, तभी रेशियो बना पाएंगे। फिर बनाना पड़ेगा बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, फिर स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, ठीक है। मैक्सिमम आवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो आवर्स कैसे निकलेगा, आवर्स ऐसे निकलेगा कि एक दिन में कितने आवर्स काम होते हैं। 4 वीक का क्योंकि डेटा है तो 4 वीक में कितने आवर्स काम होंगे, और फिर 50 एम्प्लॉय। देखो हमें मैक्सिमम कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 50 कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आवर्स जब निकालेंगे तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए? तो मुझे तो आवर्स में आंसर निकालना पड़ेगा। अब आवर्स का मतलब, अब देखो स्टैंडर्ड जो हमें बताया, ये स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आवर्स का बात नहीं। स्टैंडर्ड मतलब एक इंसान कितना टाइम काम कर सकता है, तो पर डे कितना घंटा काम कर सकता है? 8 घंटा, ठीक है। तो अगर एक दिन में काम करेगा 8 घंटा, ठीक है, और ये बोल रहा है कि वीकली कितना दिन काम होता है? 5 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब 1 वीक यानी 5 डेज में कितने आवर्स काम होंगे? 8 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 40 आवर्स। ये किसका निकला? एक वर्कर का निकला, एक वर्कर का एक हफ्ते का। तो 4 वीक का डेटा है, तो 4 वीक में एक वर्कर कितना टाइम काम कर सकता है? 160 आवर्स काम कर सकता है। ये मेरा क्या निकल गया? एक वर्कर 4 हफ्ते में कितना टाइम काम करेगा? एक वर्कर 4 हफ्ते में। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है वर्कर को रखने का? 4 हफ्ते में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो जाएगा? 8000 आवर्स। ये मेरा क्या निकल गया? मैक्सिमम आवर्स। क्यों? क्योंकि मैंने सब मैक्सिमम डेटा लेके किया है। तो हमें हमेशा इस तरीके से पढ़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम आवर्स कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग का क्या है, 8 आवर्स पर डे का काम का सिस्टम है, ठीक है, 8 आवर्स पर डे। और 1 वीक में 5 डेज पर वीक, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 डेज पर वीक, ठीक है, 5 डेज पर वीक। तो जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया, इसमें जो आंसर आ रहा है ना, ये जो आंसर आ रहा है मेरा, ये कितने दिन का आ रहा है? ये 1 वीक का आ रहा है, ठीक है। सोच के देखो, एक दिन में 8 घंटा, तो एक हफ्ते में 5 दिन, तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा ये 1 वीक फॉर वन वर्कर का मेरा आंसर आ रहा है। कितना आवर्स होगा? अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 वीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसमें अगर हम 4 वीक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे करके समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर इसमें हम 4 वीक मल्टीप्लाई कर लेते तो मेरा किस चीज का आंसर आ जाएगा? 4 वीक पर वर्कर, हाँ 4 वीक पर वर्कर का आ जाएगा। अब इसमें अगर हम 50 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम 50 भी मल्टीप्लाई, मतलब पूरा ये मिला के क्या हो जाएगा? 4 वीक फॉर 50 वर्कर। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं, बस तुम लोग को ये कैलकुलेट करके दिखाना है। ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा कितना? 8000 आवर्स, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8000 आवर्स। मैक्सिमम आवर्स आ जाएगा 8000 आवर्स। ऐसे करके करना पड़ेगा। फिर बजटेड आवर्स निकालना पड़ेगा। अगर ये समझ में आया तो कोशिश करके बजटेड आवर्स देख, बजटेड आवर्स ये निकालना पड़ेगा।
अच्छा, बजटेड आवर्स मतलब हम लोग इतना काम कर सकते थे, इतना काम एम्प्लॉय लोगों से करवा सकते थे, लेकिन हमारा प्लान तो कुछ और ही था। हम लोगों ने 50 लोगों को रखा ही नहीं है काम पे। कितने लोगों को रखा है? 40। तो फिर मेरा प्लान तो 40 लोगों को रखने का है। अब 40 लोगों को अगर रखेंगे तो मेरा क्या होगा? तो मेरा स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड मेरा क्या है? 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डे पर वीक, ठीक है, इंटू 4 वीक, और इंटू क्या हो जाएगा? 40 एम्प्लॉय। बस इतना ही फर्क होगा। प्लान मैंने क्या किया है? एक दिन में 8 घंटा ही काम करवाएंगे, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। एक हफ्ते में 5 दिन काम करवाएंगे, इसमें भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। और पूरा 4 वीक का काम करवाएंगे, ये भी मैंने चेंजेस नहीं किया। चेंजेस सिर्फ मैंने एम्प्लॉय में किया है। अब ये मल्टीप्लाई करने से कितना आता है ये देखना पड़ेगा। 6,400 आवर्स। तो ये मेरा क्या आंसर है? हाँ, ये बोला है एक्चुअल। देखो मैक्सिमम इतना है, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी तो लेके काम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल वर्किंग मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 40। देखो इसका प्रूफ क्या है पता है कि ये 40 होगा। मेरा आंसर कितना आया? 6,400। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क। मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? प्लान कि हम लोगों ने कितना सोचा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 6,400 जो दिया हुआ है वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, यानी मेरा वो कितने पे बना है? 50 पे तो नहीं बना है। वो कितने पे बना है? 40 पे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये निकालना पड़ेगा एक्चुअल आवर्स, फिर हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेंगे। देखो एक्चुअल आवर्स ना हमें दिया हुआ है डायरेक्टली। एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना दिया हुआ है? 6,000 आवर्स। लिख लो, ये हो गया 6,000 आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। इस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए? देखो दिया हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स अर्न इन 4 वीक पीरियड कितना है? 7,000 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली ये काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए था? हमारे प्लान के हिसाब से 7,000 आवर्स, लेकिन हम लोगों ने टाइम कितना लिया है? 6,000 आवर्स। पहले ये पूरा टेबल समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आएगा तो हम लोग आराम से रेशियोज निकाल पाएंगे। तो कुछ कुछ डेटा तो हमें दिया हुआ है, जैसे देखो हमें एक्चुअल वाला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वाला भी दिया हुआ है। मेरे पास जो डेटा अवेलेबल नहीं था वो सिर्फ मैक्सिमम वाला नहीं था, ये भी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक। मतलब ये एक्चुअल आवर्स काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड बजटेड आवर्स का बात हो रहा है, ठीक है, कि हम लोगों ने कितने का प्लान बनाया। अब हम लोग एक एक करके रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले कौन सा रेशियो बोला है? एफिशिएंसी रेशियो। अब देखो एफिशिएंसी कैसे सोचा जाता है इन दोनों को कंपेयर करके। क्यों? क्योंकि एक्चुअली काम को करने में कितना घंटा लगा? 6 घंटा। स्टैंड मतलब, लेकिन हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके हिसाब से इस काम को करने में कितना घंटा लगना चाहिए था? 7,000। हम लोगों ने टाइम बचा लिया, टाइम सेव किया, तो हम लोग क्या है? मोर एफिशिएंट। अगर मोर एफिशिएंट है तो क्या होना चाहिए? 6,000 बाई 7,000 या 7,000 बाई 6,000? 7,000 बाई 6,000 होना चाहिए। इसका मतलब फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड आवर बाई एक्चुअल आवर हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, तो ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो स्टैंडर्ड आवर मेरा कितना है? 7,000 आवर्स लगना चाहिए था जो रूल्स था उसके हिसाब से, लेकिन मेरा लगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 आवर्स। तो हम ज्यादा एफिशिएंट है। तो कितना परसेंट हुआ? 116.67%। ये मेरा हो गया एफिशिएंसी रेशियो। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या निकालने बोला है? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब क्या प्लान था और कितना प्लान हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम लोग का प्लान कितना था? प्लान यानी बजट। हम लोगों ने सोचा था 6,400 आवर्स काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कितने आवर्स काम किया? 7,000। मतलब इतना करना था हमें। एक्चुअल का बात नहीं हो रहा है। मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा काम कितना होना चाहिए था? एक्चुअल आउटपुट के लिए 7,000, लेकिन हम लोग का प्लानिंग कितना था? 6,400। तो हम लोगों ने प्लानिंग से क्या ज्यादा काम किया कि कम किया? ज्यादा।
तो हमें क्या होगा, मतलब हमारा आंसर फेवरेबल होना चाहिए, फेवरेबल हुआ तो कितना बाय कितना होगा, हाँ 7000 बाय 6400, तभी मेरे 100 से ज्यादा आंसर आएगा, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स यानी 7000 डिवाइडेड बाय 6400 into 100। 109.375% इतना आ रहा है। अच्छा, एक्टिविटी रेशियो के बाद बोला है कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो, तो कैलेंडर रेशियो क्या होगा, हम लोगों का कितना दिन काम करने का बात था, बोल रहा है कि पर वीकली 5 डेज, यानी 4 वीक में कितना डेज, बजटेड डेज कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं बजटेड डेज 20 डेज, ठीक है, बजटेड डेज कितना हो रहा है वीकली, हाँ मतलब 5 डे पर वीक इंटू 4 वीक कितना हो जाएगा 20 डेज। लेकिन हम लोगों ने कितना दिन काम किया, बोला कि एक दिन ना कुछ हॉलीडे था, नेशनल इवेंट, एक दिन का छुट्टी था, तो फिर हम लोगों ने 20 डेज काम नहीं किया होगा, कितना दिन काम किया होगा 19, तो एक्चुअल डेज कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 यानी कि 19 डेज। तो हम लोगों ने फेवरेबल किया कि अनफेवरेबल किया, अनफेवरेबल ही होगा क्योंकि टारगेट अचीव नहीं कर पाए, रीजन जो भी हो। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 100 से कम, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 20/19/20, ठीक है, 20/19 लिखने से तो नहीं होगा, 19/20। अब 19/20 का मतलब एक्चुअल बाय बजट, क्योंकि एक्चुअली तो मेरा 19 आया था ना, एक्चुअल बाय बजटेड, एक्चुअल डेज बाय बजटेड डेज इंटू 100 यानी 19/20 इंटू 100, इसका आंसर कितना आएगा 95%। थोड़ा सा ही कम हुआ ना, एक दिन कम, तो 5%। अच्छा, फोर्थ नंबर कैलेंडर रेशियो के बाद स्टैंडर्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो, यूसेज रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। तो हम लोग का यूसेज, स्टैंडर्ड यूसेज कितना है, ठीक है, किसके बेसिस पे निकलता है, हमेशा मैक्सिमम के बेसिस पे निकलेगा। तो मैक्सिमम कितने आवर्स काम कर सकते थे 8000 आवर्स, और हम लोगों ने बजटेड कितने आवर्स फिक्स किए 6004। ये लगभग वही एक्टिविटी रेशियो के तरह ही, अगर देखोगे तो हम लोगों ने सोचा था कि 8000 घंटा हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया, सिर्फ 6400 घंटा। मतलब हम लोग, ये मेरा क्वेश्चन वाला एग्जांपल देख लो, हम लोगों ने 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना प्लान 8 घंटे का बनाया, ठीक है। वैसे ही ये लोग 8000 घंटा काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना प्लानिंग जो है 6400 घंटे का बनाया, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, कम है कि ज्यादा, कम है, तो 100 से 100% से आंसर कम आना चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6400/8000 या 8000/6400, 8000, तो 6400 क्या है बजटेड आवर्स और 8000 है मैक्सिमम आवर्स इनटू 100, यानी 6400 डिवाइडेड बाय 8000 इनटू 100, इसका आंसर कितना आ रहा है 80%, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे देखो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज वेरिएंस, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज वेरिएंस बोल रहे, सॉरी रेशियो। तो एक्चुअल कैपेसिटी रेशियो कैसे निकालोगे, ये भी वही मैक्सिमम में निकलेगा कि मैक्सिमम हम लोगों का कितना कैपेसिटी है और एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूज किया। तो देखो मैक्सिमम से तो हम लोगों ने कम ही यूज किया, मैक्सिमम था 8000 और हम लोगों ने यूज किया 6000, तो मेरा आंसर 100 से कम आना चाहिए। 100 से कम आने के लिए मुझे 6000/8000 चाहिए, इसका मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आवर्स, तो 6000 डिवाइडेड बाय 8000 इनटू 100, 75%। और लास्ट एक रेशियो है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड
कैपेसिटी रेशियो। अब देखो ये फॉर्मूला जो है ये कैसे बनेगा, ये नाम से ही पता चल रहा है। देखो इसके पहले हमें सिर्फ स्टैंडर्ड कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी बोला था, लेकिन यहाँ पर बोला है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, मतलब बजटेड कैपेसिटी कितना था और हम लोगों ने कितना यूज किया। तो बजटेड कैपेसिटी था 6400 आवर्स, हम लोगों ने 6000 आवर्स ही यूज किया, कम किया, कम यानी कि 100 से कम, 100 से कम यानी मुझे करना पड़ेगा 6000 बाई 6400। तो 6000 का मतलब एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। तो एक्चुअल आवर्स है मेरा 6000, बजटेड आवर्स है 6400 इनटू 100। तो ये कितना हो जा रहा है 93.75%, ठीक है 93.75% आएगा। तो देखो याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखो कैपेसिटी वाला आराम से, कैलेंडर वाला तो आराम से याद रहेगा कितना दिन काम करना है कितना दिन क्या। अब हमारा आंसर फेवरेबल है तो हमें वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेट करना है। फिर बोला है एक्टिविटी, ये देखो एफिशिएंसी मतलब हम लोगों को आवर्स बेसिस पे चेक करना है कि हम लोगों को कितने टाइम में कितना काम करना चाहिए, हम लोगों ने उससे कम या ज्यादा किया, उसके बेसिस पे ये बन जाएगा। ये दो तो बिल्कुल लॉजिकली बन जाएगा। अब ये तीन भी बनेगा। देखो यहाँ तो बता ही दिया है कि एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, मतलब बजटेड कैपेसिटी का हम लोगों ने कितना एक्चुअल यूटिलाइजेशन किया। तो हमें एक्चुअल आवर्स भी पता होगा, बजटेड आवर्स भी। अगर हम लोगों ने कम किया है तो फिर मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बजटेड आवर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, यूसेज तीन है जिसमें एक में तो बता ही दिया है कि बजटेड कैपेसिटी का यूसेज बताओ, दूसरे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ यूसेज रेशियो बोला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम आवर्स बेसिस पे उनका यूसेज कैपेसिटी दिखाना पड़ेगा, मैक्सिमम आवर्स बेसिस पे। तो मैक्सिमम आवर्स बेसिस पे दोनों नीचे मैक्सिमम आवर्स आएगा, एक तो एक्चुअल बोल ही रखा है तो इसके ऊपर तो मेरा एक्चुअल जाएगा, और ये जो है ये मेरा बजटेड, मतलब मेरा प्लानिंग क्या था। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब मेरा मैक्सिमम जो पावर है जो कैपेसिटी है उसका मैंने कितना प्लान बनाया। कैलेंडर रेशियो तो समझ में आता ही है। एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होगा, एक्टिविटी रेशियो का मतलब, और ये जो है स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ये लगभग एक जैसा ही है। देखो मतलब ये जो है कैलकुलेशन, इसका कंसेप्ट एक जैसा है। जैसे एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, मतलब हम लोगों ने प्लान कितने का किया, ठीक है, सॉरी प्लान यानी बजट वाला, हम लोग का प्लान कितना था और एक्चुअल आउटपुट को पाने के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए था, यानी हम लोग कितने एक्टिव है वही दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग का प्लान, हम लोगों ने टारगेट कितना अचीव किया वो देखना था, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट क्या था, 6400 आवर्स काम करवाएंगे, लेकिन एक्चुअल आउटपुट का जो टारगेट है वो फुलफिल करने में हमें टाइम लगना चाहिए 7000 आवर्स। ये हमें बताता है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ये कभी भी एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं होता है। एक्टिविटी रेशियो का मतलब हम लोगों का प्लानिंग क्या था और उसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना टाइम लग रहा है। हम लोगों ने सोचा था 6400 घंटा काम करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली में काम हुआ उसमें हमारा 7000 घंटा काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग का कितना काम हुआ है 6000 आवर्स, ठीक है। बाकी थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, समझ के थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट एकदम एग्जैक्टली समझ के भी नहीं होने वाला है, रट के भी नहीं होने वाला है, दोनों को मिक्सड अप करके करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला तो हम लोग का कंप्लीट हुआ, मतलब बजटेड रेशियो वाला। अब यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है, जो कि हम लोग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब काम में आ जाएगा। जैसे कि एक तो हम लोग कैश बजट का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है, तो कैश बजट का दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुम लोग का, जिन लोग एफएम पढ़ रहे हो एफएम में भी काम आएगा, कैश बजट वहां भी करना पड़ेगा, यहाँ हम दो ही करवाएंगे, वहां सर जितना करवाना है करवाएंगे। कैश बजट क्योंकि ये कॉस्टिंग में भी होता है, और उसके साथ एक मैंने मशीन यूटिलाइजेशन लिया, ये टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग कैश बजट ही करेंगे, ठीक है। तो ये देखो कैश बजट कैसे बनेगा, ये देखो 50 बोल रहा है प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ एंडिंग 30th जून। हमें 30th जून का, जून तक अगर कोई मंथ 3 मंथ्स का बनाना है तो मतलब कि कौन कौन से मंथ का बनेगा, एंड जून में होना चाहिए। जून के आगे क्या होगा, मई,
अप्रैल। तो ये 3 मंथ्स का मेरा क्या बनेगा, कैश बजट बनेगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इससे मुझे बनाना है, मंथ है फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 मंथ्स का मुझे 1 2 3 4 5 मंथ्स का मुझे डेटा दिया हुआ है। सेल्स का डेटा, मेटेरियल का डेटा, ठीक है, वेजेस का डेटा, ओवरहेड्स का डेटा, ठीक है। फिर क्रेडिट टर्म्स क्या बोला है, बोल रहा है क्रेडिट टर्म्स मतलब सेल्स और डेटर 10% बोल रहा है कि 10% जो है सेल्स कैश सेल होता है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब अगर हम लोग 100 रुपए का सेल करते हैं तो 10 रुपीज मेरा कैश मिल जाता है, और बाकी बचा हुआ 90 जो है ये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट सेल। अब इसका 50% जो है वो हम कब कलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट मंथ। मतलब फेब का कलेक्शन कब होगा, मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का मतलब फेब का कलेक्शन कब होगा, मार्च में। एंड द बैलेंस, और बैलेंस कितना बचेगा, 50%। इस बैलेंस को कब कलेक्ट करते हैं, फॉलोइंग मंथ, मतलब उसके बाद में, मतलब फेब का मार्च के बाद अप्रैल, मतलब फेब का कब कलेक्ट होगा, अप्रैल में। तो इसके बेसिस पे हम लोग अपना क्या करेंगे, डेटर से कैसे कलेक्शन होता है पैसे का वो यहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं। फिर क्रेडिटर्स बोला है, देखो मतलब जो पेमेंट करना है मेटेरियल्स का, कितने दिन बाद पेमेंट करेंगे, 2 मंथ्स। मतलब फेब का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में। मार्च का कब होगा, मई में। अप्रैल का कब होगा, जून में। मई का कब होगा, नीचे जुलाई में, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है ओवरहेड जो है हाफ इन नेक्स्ट मंथ। ओवरहेड का क्या सिस्टम है, हाफ नेक्स्ट मंथ में होता है, तो बाकी हाफ जो है ड्यूरिंग द मंथ में होता होगा, जब कुछ नहीं बोला। मतलब 50%, जैसे फेब का अगर हम लोग निकालते हैं तो फेब का 50% फेब में ही पेमेंट होता है, और बाकी 50% कब पेमेंट होगा, मार्च में, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस बोला है 1 अप्रैल, यानी जो 3 मंथ्स का हमें प्रिपेयर करने बोला है कैश बजट, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे दिया है, 6000, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन है। प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब एट कॉस्ट ऑफ 96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो इन्होंने एक मशीन खरीदा था जो कि इंस्टॉल करवाया फेब में, लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट कितना है, 2000 पर मंथ। तो अप्रैल से वो इंस्टॉलमेंट चालू हो रहा है, तो हम लोग तो अप्रैल मई और जून ये 3 मंथ्स का ही कैश बजट बनाएंगे। तो तीनों में ही हमें कैश पेमेंट में ये 2000 दिखाना पड़ेगा। डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। 1 जून को इन्होंने, कंपनी है ये, तो इसने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है 2 लाख कैपिटल पे 5%। तो कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा कितना होगा, और वो कौन से मंथ में दिखाएंगे, जून में। और ये मेरा क्या है, पेमेंट दिखेगा। एडवांस रिसिप्ट हुआ है फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9000 इन जून। तो ये मेरा रिसिप्ट है कि एडवांस रिसिप्ट हुआ है 9000 जून में। फिर बोल रहा है डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट, ये तो डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, कैश का आउटफ्लो करवा रहा है। ये मेरा क्या है, कैश का इनफ्लो करवा रहा है। बस इतना ही दिया है, हम लोग को प्रिपेयर करके देना है कैश बजट, ठीक है। तो फॉर्मेट देखो कैसे करेंगे, ताकि हमें पता भी चले हम लोगों ने सही आंसर किया है कि नहीं। इस तरीके का एक फॉर्मेट हम लोग बना सकते हैं। बोला ना एफएम में आएगा, अगर इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसमें भी आएगा तो एफएम में तो है ही। तो वर्क इन कैपिटल प्रोग्रेस उसमें है, कैप में होगा, बजटिंग जो चैप्टर है ना, हाँ वहां पर सभी बजट है, तो ये भी मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ हाँ थोड़ा तो वहां भी पढ़ना पड़ेगा कैश बजट। यहाँ तो हम 2 ही करवा रहे, ज्यादा नहीं करवा रहे, ठीक है। इसमें लिखेंगे कैश बजट फॉर 3 मंथ्स, इलस्ट्रेशन 50, कैश बजट फॉर the 3 months ending 30th of June
2022. So particulars अप्रैल, मई, जून और एक टोटल का कॉलम होना चाहिए, ठीक है। टोटल का कॉलम सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है कैश रिसिप्ट, क्योंकि कैश बजट ऑल अबाउट कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट होता है। कैश रिसिप्ट में कैश सेल, कैश सेल हो जाएगा। कितना बोला था? कैश सेल बोला था 10% ऑन सेल, 10% ऑन सेल्स। इसका मतलब अप्रैल का सेल कितना था? अप्रैल का सेल था 16,000, 16,000 का 10% यानी कि 1600। मई का था 17,000, 17,000 का 10% यानी 1700। और जून का था 18,000, 18,000 का 10% यानी 1800। और ये तीनों का टोटल करने से आ जाएगा 1000, 1000, 1000, 3000, 3000 और ये मेरा हो गया 21, मतलब ये मेरा हो जाएगा 5100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जो क्रेडिट सेल वाला है उसको हम लोग लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और उसका पैटर्न भी लिखेंगे कैसे है। इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, क्योंकि दो चीज यहाँ पर लिखेंगे तो पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जगह कितना चाहिए होगा? जगह तो मुझे पूरा एक पेज चाहिए होगा। चलो इसमें आई होप हो जाएगा। यहाँ एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 में यहाँ पर देखो, जो भी मंथ गिवन है ना क्वेश्चन में वो पूरा लिख लेंगे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स है, फेब का सेल्स है 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, इस तरीके से दिया हुआ है। पहले है 14,000, फिर है 15,000, फिर है 16,000, फिर है 17,000, फिर है 18,000। इसमें से हम लोग पहले निकाल लेंगे क्रेडिट सेल, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे क्रेडिट सेल। अब 10% अगर कैश सेल है तो 90% क्रेडिट सेल होगा, तो 14,000 का 90%, 12,600। 15,000 का 90%, 13,500। 16,000 का 90%, 14,400। 17,000 का 90%, 15,300 और 18 का 90%। हाँ, 16,200। अच्छा, अब इसको भी लाइन लगा देते हैं। अब ये कलेक्शन कैसे होगा? 50% कलेक्ट 1 मंथ लैग, 1 मंथ के गैप में मिलेगा। मतलब ये 12,600 का 50%, तो 12,600 का 50% कितना होता है? 6,300 होता है, ठीक है। तो इसका 6,300 मुझे मार्च में मिलेगा और बाकी 6,300 कब मिलेगा? अप्रैल में, ठीक है। एक बोला है 1 मंथ लैग और नेक्स्ट 50% फॉलोइंग मंथ। ये देखो, नेक्स्ट 50% फॉलोइंग मंथ, यानी हम दोनों को ना एक ही साथ लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये फेब वाला यहाँ पर आ गया और बाकी 50% कब आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6,300 एक ही साथ लिख रहे हैं। फिर 13,500 का क्रेडिट सेल है, उसका 50% यानी 6,750। इसका हाफ कब आ जाएगा? मार्च का हाफ अप्रैल में आएगा और बाकी हाफ कहाँ पर आएगा? मई में आएगा, मतलब यहाँ पर 6,750। और इसके बाद 15,300 का हाफ 6,750, ठीक है। ओ अच्छा, 14,400, 14,400 का हाफ यानी 7,200। तो 7,200 अप्रैल वाला आधा तो मई में जाएगा और बाकी आधा जून में चला जाएगा, ठीक है। और ये इसके बाद मई वाला 17,000 का आधा, आधा जाएगा जून में और बाकी आधा जाएगा जुलाई में। लेकिन हमें जुलाई का तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें कब का चाहिए? अप्रैल, मई और जून का। तो हमें अच्छा, ये वाला ना 17,000, हाँ इसका आधा, हाँ। 17,000 ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने तो इसको ले लिया गलती से यहाँ पर। हाँ, 15,300 का हाफ यानी 7,650।
7,650। अब चाहे तो हम लोग ना ऐसे एरो लगा लेते हैं, ये 12,600 का यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला यहाँ पर गया और यहाँ से यहाँ पर गया बाकी आधा, तो कभी भी देखने से समझ में आएगा। यहाँ से ये वाला आधा यहाँ पर गया, इसका ये आधा यहाँ पर, इस तरीके से बना। अब हमें ये 3 से टोटल करना चाहिए। टोटल कर देते हैं। 13,050 और 7,200 प्लस 6,750, 13,950, 7,200, 14,850। अच्छा हाँ, अब इसको हम लोग वहां पुट करेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट 1 के हिसाब से यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना आया, अप्रैल का आया मेरा 13,050, 13 हाँ हाँ, और टोटल 41,850, 41,850। अच्छा, और कैश रिसिप्ट कहाँ से हो सकता है? एक हम लोग का सेल ऑफ क्या था ना, एक सेल ऑफ व्हीकल था, हाँ वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। एडवांस रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल ऑफ व्हीकल एडवांस। एडवांस में कितना, जून में 9,000, जून में मिला है तो जून में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद डिविडेंड मिला है एक इन्वेस्टमेंट से, वो भी मेरा इनकम है, तो डिविडेंड रिसीप्ट जून में हो जाएगा 1,000। और कुछ भी रिसिप्ट नहीं था तो टोटल रिसिप्ट हम लोग लिख लेते हैं कितना है, टोटल रिसिप्ट, और इसको ए नाम दे देते हैं, टोटल रिसिप्ट। तो देखते हैं कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 1,600 और 13, ये हो गया 14,650। अच्छा, ये हो जाएगा 13,950 प्लस 1,700, 15,650 और 9,000, 10,800, 10,800 प्लस 14,850, 25,650, 5,100 प्लस 41,850 प्लस 10,000, 56,950 टोटल बन गया। अब मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश पेमेंट का, ठीक है। पेमेंट का क्या क्या, तो पेमेंट, पेमेंट में मेरा सबसे पहला है पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर 1 मंथ लैग, 1 मंथ लैग में बोला था क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने दिखाया 1 मंथ था कि 2 मंथ था, 2 मंथ लैग था, ठीक है, 2 महीने के गैप में, तो 2 महीना लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फेब का चला जाएगा, फिर अप्रैल में, मतलब 9,600 अप्रैल में जाएगा, 9,000 मई में जाएगा और 9,200 जून में जाएगा, मतलब 9,600, 9,000 और 9,200 लिखना पड़ेगा। तो 9,600, 9,000 और 9,200, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 9,000, 27,000, 27,800, 27,800, ये आंसर आ गया। अच्छा, फिर पेमेंट वेजेस, तो लिख देते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका 2 पार्ट था, हाफ और हाफ ऐसे करके, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, और बाकी वन यानी 3/4 ड्यूरिंग द मंथ होगा, तो नहीं तो नहीं बोला है, मतलब क्या, अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, अगर मेरा वेजेस का खर्चा
फेब का 3000 दिख रहा है, तो ये फेब मंथ का ही है, लेकिन बोल रहे पेमेंट कैसा होगा, सिर्फ 25% कब देते हैं, नेक्स्ट मंथ। तो बाकी बचा हुआ 75% कब देते हैं, ड्यूरिंग द मंथ। नहीं बोलेगा तो फिर ड्यूरिंग द मंथ ही मानेंगे ना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो वर्किंग नोट नंबर 2, अप्रैल मई और जून का बना लेते हैं, ठीक है, वेजेस का। तो रूल्स क्या है, रूल्स कुछ ऐसा है कि 3/4 पोर्शन उसी महीने का उसी महीने में मिल जाता है। तो अप्रैल का वेजेस कितना है, 3200, तो 3200 का 3/4 हम लोग ड्यूरिंग द मंथ को ही ले लेते हैं। तो अप्रैल में 1/4 पोर्शन कब का मिलेगा, इसके पहले वाले मंथ का, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट मंथ को मिलता है, मतलब मार्च का 1/4 कब मिलेगा, अप्रैल में। मार्च का कितना था, 3000, तो मार्च का 3000 का 1/4 अप्रैल में मिलेगा, प्लस अप्रैल का जितना भी वेजेस था उसका 3/4 इसी मंथ में मिलेगा। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2400 और ये हो जा रहा है 750, यानी ये बन गया 3150। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है अप्रैल के बाद क्या है, मई है, तो मई का क्या होगा, मई में अप्रैल का जितना भी वेजेस था, तो देखो अप्रैल का कितना था 3200, इसका 1/4 कब मिलेगा, मई में। 3200 का 1/4 मई में मिलेगा, और बाकी बाकी जो है मई का जो है वो मई के महीने में ही कितना मिलेगा, 3/4, तो मई का कितना है, मई का है 3600, तो इसका जो है 3/4 ये मई में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 800, और ये कितना हो जाएगा 2700, यानी टोटल करके कितना आ जाएगा 3500। अब जून का भी सिस्टम वैसा ही होगा, जून में जून का जितना है उसका 3/4 तो जून में ही मिल जाएगा, जून का जितना है उसका 3/4 तो जून में ही मिलेगा, यानी 4000, ठीक है। 4000 का 3/4 तो मुझे जून में ही मिल जाएगा, और बाकी जो मई का था उसका 1/4, मई का जो था उसका 1/4 मुझे जून में मिलेगा। तो मई का कितना था, मई का था 3600, इसका 1/4 मुझे जून में मिलेगा। तो देखते हैं कितना होता है, 3000 प्लस 900, 3900, ये हम लोग वर्किंग नोट 2 में लिखेंगे, मतलब वहां पर लिखना पड़ेगा 3150, 3500, 3900, 3150, 3500 और 3900, तो ये कितना हो जाएगा 10,500। अच्छा 10,550। अच्छा, नेक्स्ट हमें दिखाना पड़ेगा पेमेंट ऑफ ओवरहेड। ये देखो पेमेंट ऑफ ओवरहेड, हाफ इन नेक्स्ट मंथ, यानी हाफ ड्यूरिंग द मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ। तो पेमेंट ऑफ ओवरहेड, इसका भी बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। और उसके बाद बस एक ही पेमेंट आएगा डिविडेंड का, ये भी लिख लेते हैं, डिविडेंड पेड। बाकी सब हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, डिविडेंड पेड देख लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में देखो प्लांट मशीनरी का, अच्छा हाँ, प्लांट मशीनरी का इंस्टॉलमेंट भी तो दिखाना पड़ेगा। और डिविडेंड कितना हो जाएगा, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 5% कितना होगा 10,000 होगा, ठीक है। तो हम लोग जून के मंथ में दिखाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं जून के मंथ में पेमेंट है 10,000, टोटल कॉलम में भी कितना दिखा देंगे 10,000 दिखा देंगे। और एक एक्सपेंस था, ये जो यहाँ पर बोला है ना प्लांट मशीनरी का इंस्टॉलमेंट, तो वो लिखना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लांट एंड मशीनरी कितना करके होगा, बोल रहे 2000 करके। कब से स्टार्टिंग है, अप्रैल से, तो 3 मंथ्स में ही दिखेगा, अप्रैल में भी दिखेगा, मई में भी दिखेगा, जून में भी दिखेगा, यानी 2 करके कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। अब बस ओवरहेड बना लेंगे, ओवरहेड बनाने के बाद इसका टोटल लिख देंगे, ठीक है, ओवरहेड बनाने के बाद इसका टोटल लिख देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो जगह नहीं, ठीक है। तुम लोग ओवरहेड का बनाओ, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर और एक लाइन दिखाना पड़ेगा। डिविडेंड पेड, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड है मेरा 10,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 10,000,
इंस्टॉलमेंट 2000 2000 2000 और ये हो जाएगा 6000, बस इसका टोटल करेंगे। अच्छा, ओवरहेड का देखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, ओवरहेड का हम लोग का हो जाएगा 3 मंथ्स का लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा होगा? अप्रैल, मई और जून। अच्छा, हाफ ड्यूरिंग द मंथ और हाफ जो है नेक्स्ट मंथ का। तो अप्रैल का कितना है पहले देखते हैं। अप्रैल का है हम लोग का 2000। ठीक है, तो 2000 का हाफ हम लोग इसी मंथ में ही पेमेंट करेंगे। 2000 का हाफ कितना होता है? 1000। और मार्च का जो था उसका हाफ अप्रैल में मिलेगा, यानी 1900 का। ठीक है, 1900 था, तो 1900 का हाफ होता है 950, यानी 1950 हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं मार्च। तो अप्रैल का कितना था? 2000, उसका हाफ कब मिलेगा? मई में। और मई का कितना है? उसका हाफ मई में मिलेगा। तो मई में कितना है? 2200। ठीक है, तो 2200, तो ये हो जाएगा 1000। ये अप्रैल वाला हो गया, ये मई वाला हो गया 1100, मतलब 2100। ठीक है, और जून में जब जाएंगे तो मई का आधा, मई कितना है? 2200, इसका आधा जो है जून में मिलेगा, और जून का जितना है उसका आधा जून में मिलेगा। तो जून का है 2300, तो यहाँ पर लिख लिया 2300। तो ये 1100 और ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो टोटल करने पे 2250। ठीक है, 2250 हो जाएगा। 1950, 2100, 2250 लिखो। 1950, 2100 और 2250 टोटल करने से कितना आएगा? 6300। ठीक है, अच्छा अब टोटल कर लेते हैं। 16700। और ये वाला कितना आ रहा है? 9000 प्लस 3500 प्लस 2100 प्लस 2000, मतलब 16600। 9200 प्लस 3900 प्लस 2250 प्लस 12000। 41000 नहीं, ये गलत आ गया कैलकुलेशन, इतना ज्यादा आ गया। 9200 प्लस 3900 प्लस 2250 प्लस 10000 प्लस 2000, 27350। और ये टोटल 60,000, हाँ 650। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या हो गया? टोटल पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस निकालेंगे। अगर मुझे इतना रिसिप्ट हुआ, इतना पेमेंट करना है, तो मेरे पास पर मंथ बैलेंस कितना बचेगा? तो बैलेंस यानी इसको हम बी नाम दे देते हैं। ए माइनस बी करने से मुझे बैलेंस पता चल जाएगा। तो 14,650 का मुझे रिसिप्ट हुआ था, पेमेंट करना पड़ा 16,700 का, तो मेरा बैलेंस नेगेटिव में दिखेगा। कितना हो रहा है? 2050। चेक करके देखो, 2050, 15,650 है ना। अच्छा, इसमें भी सेम नेगेटिव आएगा। 15,650 का मेरा रिसिप्ट है और पेमेंट है 16,600 का, तो 950 का मेरा क्या है? नेगेटिव। 25,650 का मेरा रिसिप्ट है, पेमेंट भी है 27, फिर से नेगेटिव। तो ये मेरा कितना आ गया? 1700 आ रहा है कि 700 आ रहा है? ये 26 होगा। यहाँ पर कुछ गलत लिखा है क्या? डिविडेंड 2 महीने का रिसिप्ट है। ओ अच्छा, डिविडेंड तो मैंने जून में लिखा नहीं, सिर्फ टोटल में लिख दिया है। डिविडेंड तो यहाँ जून वाले कॉलम में भी तो जाएगा, टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। ये 26,000 हो रहा है। डिविडेंड का मैंने ये लास्ट टोटल कॉलम में लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 700 का नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, और इसका अगर चेक करते हैं 56,950, टोटल कॉलम का माइनस 60,650, तो ये नेगेटिव 3,700 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा,
अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस को नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करें, हमारे पास टोटल कितना कैश बच रहा है, तो मेरे पास अगर पहले से कोई कैश था वो तो मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। मेरा ओपनिंग कैश कितना था, बोल रहा है 6000 था। ठीक है, तो मुझे 6000 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर। तो अगर हम 6000 कैश बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस अप्रैल का कितना आएगा, -2050, पॉजिटिव 6000। तो दोनों को नेट कर दो, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, क्लोजिंग कैश बैलेंस ये मेरा आ रहा है 3950। अच्छा, अब अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, अप्रैल का जो मेरा क्लोजिंग है वो मई का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो देखो यहाँ पर तुम लोग नीचे, मेरा तो जगह नहीं है, नीचे लिखना पड़ेगा। नीचे का जो डेटा आएगा 3950 वो नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस 3950 मई का, लेकिन -950, दोनों एडजस्ट होके कितना दिखेगा, 3000। ठीक है, दोनों एडजस्ट होके दिखेगा 3000। ठीक है, और मई का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो जून का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो मैंने यहाँ पर 3000 लगा दिया, और दोनों को नेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2300। अब यहाँ पर एक चीज देखो कैसे समझ में आएगा कि मेरा कैश बजट सही हुआ है। इसको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, ये टोटल में ट्रांसफर नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जून। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर क्या ट्रांसफर होगा, हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस अगर कुछ रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो जीरो होगा, यानी 6000 यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ये ट्रिक है क्वेश्चन को चेक करने का कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं। अब इसको नेट करो, नेट करके देखो कितना हो रहा है, 6000 और 3700 को नेट करने से कितना आएगा। देखो हमेशा ये लास्ट वाला कॉलम और टोटल कॉलम क्या होना चाहिए, मैच। ठीक है, अगर मैच हो गया है तो मेरा क्वेश्चन क्या हुआ है, सही सॉल्व हुआ है। तो टोटल कॉलम का वैसा कोई काम नहीं है, टोटल कॉलम बनाओ नहीं बनाओ उसके साथ फॉर्मेट का कोई लिंक नहीं है। लेकिन टोटल कॉलम बनाने का बेनिफिट बस इतना ही है कि हम लोग अगर टोटल कॉलम बनाएंगे तो हम लोग अपने क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे कि हम लोगों ने जो सोल्यूशन किया वो सही हुआ है कि गलत हुआ है। इसका ट्रिक क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस को टोटल कॉलम में लास्ट में ट्रांसफर करना है, फिर उसको एडजस्ट करना है। लास्ट वाला कॉलम चाहे जो भी मंथ हो और ये जो टोटल कॉलम है, ये दोनों मेरा क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा मैच हो जाता है तो मेरा आंसर सही है। अच्छा, और ये वाला देखो, ये एक है, बस यही लास्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 43 वाला, यहाँ पर क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड started company wishes to newly started company wishes to prepare cash budget from January, prepare a cash budget for the first 6 months। यानी कितने दिन का प्रिपेयर करने पड़ेगा, जैन से लेके 6 मंथ्स मतलब कितने दिन का हो जाएगा, जुलाई तक। ठीक है, तो जैन से लेके जुलाई तक का, जून 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 तक होगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है यहाँ पर डेटा दे दिया है, मंथ दे दिया है, टोटल सेल्स, मटेरियल, ये सब देख लेंगे। रूल्स क्या बोला है देखते हैं, क्या बोल रहा है कि कैश बैलेंस ऑन 1 Jan वाज 10,000, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड कितने का हुआ है, 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी रीपेड बाय 2 इंस्टॉलमेंट मार्च एंड अप्रैल। तो ये 20,000 का 2 इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 10,000। एक इंस्टॉलमेंट कब पे होगा, मार्च में, दूसरा कब पे होगा, अप्रैल में। सेल्स कमीशन, ये नया पॉइंट है, सेल्स कमीशन कितना बोल रहा है, @5% ऑन टोटल सेल इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। बोल रहा है कि हमें सेल्स कमीशन कैसे देना है, टोटल सेल पे 5%, लेकिन कब देना है, एक्चुअल सेल्स जब हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ में हमें उसको पेमेंट करना है। 10,000 being the amount of second call money, second call मतलब जो शेयर का कॉल होता है, second call money, यानी ये रिसिप्ट है, मार्च में रिसीव हुआ है। शेयर प्रीमियम 2000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद सेकंड कॉल मनी, प्रीमियम भी मिला है मार्च में, मार्च में कॉल भी मिला है, कॉल का पैसा भी और जो है प्रीमियम का पैसा भी। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने कितना क्रेडिट पीरियड अलाउड किया है, 2 मंथ्स, मतलब हम लोग सप्लायर को कितने दिन बाद पे कर सकते हैं, 2 मंथ्स बाद। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को कितना दिया है टाइम, 1 मंथ। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, देखो कस्टमर को 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को हम लोग 1 मंथ के गैप में दे सकते हैं। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, मतलब वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, हाफ ड्यूरिंग द मंथ और हाफ जो है नेक्स्ट मंथ। एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल का 50% हम लोग का क्या है,
कैश सेल बोल रहा है, मतलब 50% कैश तो 50% क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस इतना ही बोला है। कमीशन वाला, अच्छा हाँ। is to be paid within a month following actual sales, मतलब उस मंथ के अंदर देंगे, लेकिन एक्चुअल सेल्स जब हो रहा है उसका फॉलोइंग मंथ, जैसे मान लो कि जैन का जो एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, जैन का जो एक्चुअल सेल्स है, जैन का फॉलोइंग मंथ कौन सा है, फेब, ठीक है। अब पढ़ो, सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड, पे कब होगा, विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, मतलब उस मंथ के अंदर, लेकिन फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स वाला मंथ, मतलब जैन का जो है उसका पेमेंट फिर कब होगा, फेब, यही वाला चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लैंग्वेज ही मेन हो जाता है, बाकी करने में तो आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट है वो समझ के हमें सही सही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो टोटल कॉलम बनाएंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि हम लोगों से कुछ गलती हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, कैश बजट फॉर जैन टू जून, यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे, इधर बना रहे हैं, कैश बजट फॉर द पीरियड जैन टू जून, particulars Jan, Feb, March, April, मई, जून और टोटल। सबसे पहले रिसिप्ट, कैश से 50% ऑफ टोटल सेल, ठीक है। तो जैन का टोटल सेल कितना है, यहाँ दिख रहा है, जैन का टोटल सेल्स 20,000, 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000 होता है। अच्छा, फिर फेब का टोटल सेल 22,000, 22,000 का 50% 11,000। अच्छा, इसके बाद 28,000 का 50% कितना हो जाएगा, 14,000। अप्रैल 36,000 का 50%, 36 का आधा कितना होता है, 80। अच्छा, मई का देखते हैं, 30 का आधा 15 और 40 का आधा 20, 15 और 20, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल करने से 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और यहाँ पर हो गया 10, 80, 85, 88,000 हो रहा है, 88,000 हो रहा है टोटल। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1 मंथ लैग। देखो, बोला है कि जो क्रेडिट सेल है वो 1 मंथ लैग में कलेक्शन होगा, यहाँ पर बोला था, ये देखो, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ, मतलब जैन का जो 10,000 बचा हुआ भी तो 10,000 ही होगा, अगर ये मेरा ऊपर में पूरा 50% लिखा हुआ है तो बाकी 50% भी सेम अमाउंट को ही डिनोट करेगा। तो जैन का मुझे पेमेंट कब मिलेगा, फेब में, फेब का पेमेंट मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, कितना मिलेगा, यही वाला मिलेगा। मीन्स मेरा अगर 20,000 जैन का टोटल सेल है, उसका कैश 50-50 करेंगे तो 10-10 होगा, तो क्रेडिट भी 10 होगा। तो जस्ट यहाँ से देख देख के तुम लोग को लिख देना है, यहाँ पर ये 10 इधर आ जाएगा, ये 11, ये नहीं है, मतलब एक्चुअली टोटल सेल का 50%, 10,000, फिर ये 11,000, यहाँ पर हो गया 14,000, यहाँ पर हो जाएगा 18,000, यहाँ पर हो जाएगा 15,000, ठीक है। और इसका टोटल आएगा 68,000, ठीक है, इसका टोटल 68 आएगा। 88 से 10 माइनस कर दोगे, फिर और ये ऐड कर 10 और 20 माइनस करने से ही पता चल जाएगा, नहीं 10 है, 11 है, 14 है, 18 है, 15 है, 20 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 68। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड कॉल मनी विथ प्रीमियम, सेकेंड कॉल मनी जो मिला विथ प्रीमियम, सेकेंड कॉल मनी विथ प्रीमियम। तो 10,000 का सेकेंड कॉल मनी था, प्रीमियम 2,000 का था, रिसीव कब हुआ था बस वो देख लेते हैं। बोला है कि मार्च में रिसीव हुआ है दोनों, ठीक है, तो 12,000 मार्च में लिख देते हैं, और टोटल में भी लिखना पड़ेगा 12,000, और कुछ रिसिप्ट नहीं है। अब इसको कर लो टोटल, टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट, टोटल
एस्टिमेटेड रिसिप्ट 10,000, ये हो जाएगा 21,000, ये हो गया 4 2 6 1 7 37,000, 32,000, 32,000, 33, 35,000, और ये हो जाएगा 1,68,000। ये टोटल ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पर मैंने ए नाम दे दिया। इसके बाद हम लोग पेमेंट का कॉलम, जो भी डेटा है वो लिखेंगे। पेमेंट, पेमेंट का पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर जो कि हम लोग का 2 मंथ लैग था, क्वेश्चन में ही बताया था। दिखा देते हैं एक बार। पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ पर बोला है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, और ये रहा क्रेडिटर को 2 मंथ फ्रॉम सप्लाई। तो यहाँ पर जैन का कब पे होगा? जैन का पे होगा मार्च में, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जैन वाले कॉलम में तो लिखने का कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे जैन में लिखने के लिए नवंबर वाला चाहिए था, तो दिया नहीं है, नहीं लिख सकते। फेब का कब मिलेगा? अप्रैल में। फेब का कब मिलेगा? फेब का पेमेंट कब करना पड़ेगा? अप्रैल में, ठीक है। जैन का पेमेंट होगा, जैन वाला होगा, जैन ये वाला यहाँ पर मार्च में। तो ठीक है, ये जो है 20,000, ये मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? मार्च में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैन में तो हम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि मुझे इसके पहले का 2 मंथ का डेटा पता नहीं है। फेब के भी 2 मंथ का डेटा मुझे पता नहीं है। मार्च का 2 मंथ पहले यानी जैन, जैन का डेटा कितना है? 20,000। अच्छा, अब ये जैन वाला लिख लिया, ठीक है। अब फेब वाला कहाँ लिखेंगे? फेब वाला जो 14,000 है वो मेरा नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, मतलब फेब के बाद 2 महीने के गैप में क्या आता है? अप्रैल। तो ये वाला मेरा 14,000 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी देखो मार्च का भी 14,000 है, मार्च का क्या आ जाएगा? जून में, हाँ सॉरी मई में। अच्छा, फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल का आ जाएगा जून में। अप्रैल का है 22,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,000। बस इतना ही लिखना है, जून तक का ही। अब इसका टोटल करेंगे तो 22 और 20 42, 42 और 14 14 28, 28 और 42 ये हो जाएगा 70,000। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ लैग, ठीक है। ओवरहेड का 1 मंथ लैग है, मतलब जैन का फेब में जाएगा, तो जैन का मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि जैन का पेमेंट के लिए मुझे दिसंबर का डेटा चाहिए, जो कि है नहीं मेरे पास। तो जैन का फेब में जाएगा, तो फेब में कितना जाएगा ओवरहेड का? ओवरहेड यानी क्या हो जाएगा? ओवरहेड यानी ये देखो ऊपर दिया हुआ ना प्रोडक्शन ओवरहेड, तो दोनों कितना है? एक है हम लोग का, दोनों को मिला के लिख देते हैं। 3,200 और 800 कितना हो जाएगा? 4,000। दोनों को मिला के लिख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 4,000। अच्छा, उसके बाद 3,300 और 900, 4,200, 4,200 नेक्स्ट मंथ में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड का ये 3,400 और 900, 4,300। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 3,000, ये 4,500 यहाँ पर आ जाएगा 4,500, और ये हो जाएगा हाँ 4,100। अब सबको ऐड करते हैं, कितना होगा? 16,000। नहीं, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो रहा। 21,100 होना चाहिए। आ रहा है 21,100, देखते हैं। 4,000, 4,200, 4,300, हाँ उतना ही होगा तभी सही बनेगा। 4,500, 4,100, 21,100। इसमें ओवरहेड में लिख देते हैं इधर साइड में, ओवरहेड प्रोडक्शन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को हम लोगों ने एक ही साथ कर दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब पेमेंट में और क्या है? पेमेंट में है इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन 10,000, जो कि फर्स्ट जैन को इंस्टॉल कर, ये वाला कब इंस्टॉल हुआ था? 2 इक्वल मार्च और अप्रैल में इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा इक्वल, तो 10,000, तो लिखते हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन। अच्छा, 10,000 मार्च और
अप्रैल। तो टोटल कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेलिंग कमीशन और हाँ और वेजेस, ये दोनों का वर्किंग नोट बिना नहीं होगा। वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2, बाकी क्वेश्चन बिना वर्किंग नोट के ही बन गया। और ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल कैश पेमेंट। ठीक है, हम लोग इधर बना लेते हैं पहले सेलिंग का, सेलिंग कमीशन। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स कमीशन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबका सेल लिख लेते हैं पहले। सेल्स, जैन का सेल, जैन से लेके पूरे जून तक का 20, 22, 28, 20,000, 22,000, 28,000 और 36, 30, 40, 36, 30 और 40। सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कमीशन टोटल कितना होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि पेमेंट कैसे मिलेगा। तो 5% होने से 20,000 के सेल पे मिलेगा 1,000, 5% के अकॉर्डिंग 22,000 के सेल पे मिलेगा 1100। अच्छा, 28,000 पे कितना मिलेगा, 28,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा 1400। 36,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा 1800 और 3,000 इंटू 5% 1500, 40,000 इंटू 5% ये हो जाएगा 2,000। अब पेमेंट कैसे बोला है, पेमेंट बोला है एक्चुअल जिस मंथ में सेलिंग कमीशन हो रहा है वो कमीशन का अमाउंट फॉलोइंग द मंथ ऑफ द एक्चुअल सेल्स होना चाहिए। मतलब फॉलोइंग मंथ, बेसिकली फॉलोइंग मंथ, यानी जैन का कमीशन कब मिलेगा, फेब में, फेब का कमीशन कब मिलेगा, मार्च में, मार्च का कब मिलेगा, अप्रैल में, अप्रैल का कब मिलेगा, मई में, मई का कब मिलेगा, जून में। तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा 1000, 1100, 1400, 1800, 1500, वहां पुट करना पड़ेगा 1000, 1100, 1400, 1800 और वो 1000, लेकिन मेरा जैन में नहीं जाएगा, मैंने गलती से जैन में लिख दिया है। 1000 तो मेरा इधर से स्टार्ट होगा, जैन का तो मुझे मिला ही नहीं ना। 1400, 1800 और 1500 टोटल, टोटल 1 2 3 4 5 6,000, 6,000 और ये 6,000, 500 और 500, 7,000, 7,800, 7,000 या 6,000 हो रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 नहीं 6,000 है, 5 हो रहा है, 5 बार 1,000 है, 5 बार 1,000 और ये 500 और ये दोनों मिला के 500 और लास्ट वेजेस, वेजेस का बना लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। बस अब फिर तो मैच ही करना है। वर्किंग नोट नंबर 2, वेजेस, वही जैन से लेके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। वेजेस टोटल 4,000, 4,400, 4,600, टोटल 4,000, 4,400, 4,600, फिर है 4,600, अगेन 4,600 है, दो बार 4,600 है, फिर उसके बाद 4,000 और 5,000, 4,000 और 5,000। इसमें बोला था कि हाफ जो है फॉलोइंग द मंथ, तो पेड हाफ मंथ लैग। ठीक है, मतलब 4,000 का हाफ, मतलब जैन का आधा जैन में ही मिलेगा 2,000 और बाकी आधा दिसंबर का आधा जैन में मिलना चाहिए था। फेब के केस में क्या होगा, जैन का बचा हुआ आधा यानी 2,000 फेब में मिलेगा और फेब का आधा यानी 2,200 फेब में मिलेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 4,200। सिमिलरली मार्च में क्या होगा, फेब का आधा मतलब 2,200 मिलेगा प्लस मार्च का आधा मतलब 2,300, मतलब हो गया 4,500। फिर अप्रैल में, अप्रैल का आधा मतलब मार्च का आधा पहले लिख लेते हैं, मार्च का आधा हो रहा है 2,300 और अप्रैल का आधा 2,300, तो ये हो जाएगा मेरा 4,600। और मार्च अप्रैल मई, मई में क्या होगा, मार्च का आधा मतलब 2,000, अप्रैल का आधा, सॉरी अप्रैल का आधा 2,300 और
अप्रैल मई का आधा मतलब 2000, यानी ये हो जाएगा 4300। और इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्च का आधा 2000 और जून का आधा 2500, तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, तो 2000 यहाँ पर कितना कितना लिखना पड़ेगा, 2000, 4200, 4500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2000, 4200, 4200, 500, 4600, 4300, 4500। अब टोटल देख लो एक बार, टोटल कितना हो, 44444, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4000 मतलब 20 और 2, 22,000, 22,000 और ये हो गया 22,000, 23,000, 23 और 24,100, 24,100। अब पूरा टोटल लगाएंगे पेमेंट का, यहाँ 2000 आ जाएगा, ये हो गया 8 और एक 9,200। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 20 10 30 34 34,000 38,700 800 39,800 आ रहा है। देख लो तो एक 30 4 4 8 और एक 9, हाँ ठीक है 800। और ये वाला आ रहा है 14 10 24 और 4 मतलब 28 ये आ रहा है 34,300। देखो, और ये हो जाएगा 8 5 4 3 8 8,800, 9,000 10,000 600, 10,000 मतलब 24,600। और ये हो जाएगा 4 और एक 5,000, 6,000, 6 और 4 10, 10,000, 10,100, 10 और 22 32,100, 32,100। और इसका टोटल 70 और 20 90 90 और 10 1 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 1,42 आना चाहिए। देखो 1,42 आ रहा है कि नहीं। फिर बैलेंस निकालेंगे A माइनस बी करके, तो कितना था 10,000 माइनस 2,000 कितना हो रहा है 8,000। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है 21 और 9,200, ये कितना आएगा 11,800। अच्छा, और ये 37 और 39,800 ये नेगेटिव में आएगा 2,800। और इधर 32 34 300 कितना होगा 2,300 है ना। और 33 और 24 600 ये पॉजिटिव आएगा 8,400। और 35 और 32 100 मतलब 3,000 2,900। और टोटल ये हो रहा है 26,000। देख लो तो एक बार 26,000। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो कि 10,000 था। अच्छा, 10,000 ऐड करने से क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा पहले वाले मंथ में 18,000। फिर ये 18,000 यहाँ ट्रांसफर होगा, इस मंथ का क्लोजिंग उस मंथ का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 18 इसमें ऐड हो जाने से ये हो जा रहा है मेरा 29,800। फिर 29,800 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27,000। फिर 27,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 700। और ये 24,700। फिर 24,700 यहाँ पर आ गया तो फिर कितना हो जाएगा 31 आ रहा है कि 33 आ रहा है, ऐड करके देखना 32,100। अच्छा 32,100। अब 32,100 इधर ट्रांसफर होगा तो कितना आ रहा है 35,000। अच्छा, ये इधर ट्रांसफर होगा 10,000 तो कितना आंसर आ रहा है 36,000। कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है 32 नहीं 33,100 होना चाहिए। चेक कर, ये 33 होगा
पता चल गया, देखो कैलकुलेशन में गलती है, जैसे ही इसको इधर पुट किए 36 आया, मेरा यहाँ 36 नहीं आया, तो कंफर्म ये गलत हुआ था, ये दोनों मेरा मैच होना चाहिए। ये कॉलम बनाने से हमें पता चल जाएगा कि एरिथमेटिकल क्या एरर है, क्योंकि ये तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है ना, इसीलिए। ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो कैश बजट मुझे लगा कि एक दो करवा देते हैं, पूछ भी सकता है, क्योंकि कैश बजट थ्योरेटिकली तो है मैथ में। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग